ओके, पे अटेंशन नाउ एवरीवन। कल आपको मैंने रीड करने को दिया था, बाकी वही चीज थी जो मैंने आपको पढ़ाई। सिर्फ एक पॉइंट पे मुझे डाउट है कि आप लोगों ने उतना अच्छे से पढ़ा हो ना हो, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो वापस पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कौन से पॉइंट है? ये वाले, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल। क्या देख रहे हैं हम लोग? रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल। इस पे एमसीक्यूज आ सकता है और आए तो हाथ के मार्क से, लेकिन ये समझने से पहले हम लोग ना इधर जाके ये चार्ट देखेंगे। और आप देखो, दो कॉस्ट है, एक मार्जिनल कॉस्ट दिख रहा है तुमको, और एक यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो भी, लेकिन एवरेज कॉस्ट दिख रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट को लेते हैं। को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशन बिटवीन बिटवीन उन्होंने क्या बोला? एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। कौन किसे कट कर रहा है? अभी इधर से देखा जाए तो ऐसे लगता है एवरेज कॉस्ट, लेकिन देखा जाए तो मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है एवरेज कॉस्ट को फ्रॉम द बिलो। ये लैंग्वेज अगर आए तो याद रखना कि नीचे से वो कट करके ऊपर जा रहा है करके। ठीक है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के हमें ये वाले पॉइंट पढ़ने, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ोगे तो ना समझ में नहीं आता। ये देखो, ये तीन पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, और इस पे एमसीक्यूज आएंगे। कब उसके आंसर दे पाएंगे? अगर हमें समझाए। नहीं समझा तो फिर वो कितना भी पढ़ लो, कितना भी रट लो, कोई दिक्कत समझना तो वो आएगा ही नहीं, मतलब रन लर्न लर्न करना पड़ेगा। ठीक, the relation between marginal cost and average cost is same as that between any other marginal revenue quantity. The following are the points of relation between the two. पहला, when average cost fall as a result of increase in output, marginal cost is less than what? Average cost. ठीक है, when average cost rises as a result of increase in output, marginal cost is more than क्या? Average cost. ठीक है, और तीसरा, when average cost is minimum, marginal cost is equal to average cost. In other words, marginal cost curve cuts average cost at minimum point, that is optimum point. जब तुम्हारा average cost सबसे कम रहेगा, तब तुम्हारा marginal cost उसको क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है, या फिर बोलो इज इक्वल टू रहेगा। अब ये तो पढ़ा थियरी, अब पेपर में आएगा तो सर इतना तो हम सपोज आज पढ़ रहे हो, सीधा पेपर देने जाएंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इको का, और ऐसे तो जरूरी नहीं कि रिवीजन हो, ये पॉइंट छूट जाएगा। तो तुमको क्या ध्यान में रखना है? ये वाला टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए, ये तुम्हारा एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, ये ऐसे नीचे आ रहा है, और सबसे लोवेस्ट कहां पे है? यहाँ पे अज्यूम करके चलो, थोड़ा आगे पीछे रहेगा, तो जब ये लोवेस्ट है तभी इसको कट कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जब लोवेस्ट है तब तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब एवरेज कॉस्ट। तो जब एवरेज कॉस्ट लोवेस्ट है तब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू होगा। इन अदर वर्ड, नीचे से उसको कट भी करेगा। कट कब करेगा? जब तुम्हारा एवरेज कॉस्ट हाईएस्ट है कि लोवेस्ट है? लोवेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये डिक्लाइन चालू हुआ तो ये भी डिक्लाइन हो रहा था ज्यादा स्पीड से, फिर ये और डिक्लाइन हो रहा, भी इंक्रीज होने लगा, और जब ये लोवेस्ट था तब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट। या फिर लोवेस्ट से इसने कट किया किसको? एवरेज कॉस्ट को। ये समझा? वापस से एक बार देखेंगे रिलेशन। देखो, ये गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, ये कॉपी का मार्जिन को देखो, ये भी नीचे जा रहा है, ये और ज्यादा गिर ही रहा है, लेकिन ये क्या हो गया? ऊपर उठ गया, लेकिन किसके नीचे? एवरेज कॉस्ट के। पॉइंट देखना, बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने के बावजूद वो किसके नीचे? हमेशा मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के नीचे। पॉइंट समझ में आ रहा है? और जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम है उस वक्त मार्जिनल कॉस्ट इसको टच तो भी कर रहा है या कट तो भी कर रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डैश डैश मिनिमम। खत्म हो गया कंसेप्ट। और मैंने आपको पढ़ने को कहा था, और आपने अगर नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा लेकिन ध्यान में नहीं है, तो बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, अपना रीडिंग को सुधारो, ये ऑब्जेक्टिव तुमको अच्छे मिल जाएंगे, एमसीक्यूज में दिक्कत नहीं आएगी। देखो, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो उससे नीचे रहेगा। व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। मतलब सर इसको समझा के दो ना हमको, तो फिर दिक्कत नहीं रहेगा। और अगर लॉजिक समझे तो ही बताना, नहीं समझे तो वापस एक बार बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना। ये अब मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करके बताता हूँ, पहले दो पॉइंट में बताना चाहूंगा। व्हेन एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज है ना, ये व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स,
तो मार्जिनल कॉस्ट के इससे नीचे है क्या, लेस देन, कहाँ का मार्जिनल कॉस्ट, ये वाला है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है बेटा, लेस देन विच कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। मानते हो कि नहीं मानते, तो इससे नीचे ही है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस, मार्जिनल कॉस्ट इससे भी ज्यादा ऊपर बढ़ रहा है। तो जब एवरेज कॉस्ट कम हो रहा, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, लेकिन जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा तो मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा ही बढ़ रहा है। नहीं समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज हो रहा, ये डिक्रीज हो रहा तो ज्यादा ही डिक्रीज हो रहा था। कुछ भी करो उससे कम ही था। पहले 2 पॉइंट समझा, हाँ या ना, लॉजिक समझा क्या डायग्राम से। तो ऐसे पढ़ के समझेगा। और बीकॉम में आपको कहीं ना कहीं आएगा रिलेशन बिटवीन विच कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। व्हेन माय एवरेज कॉस्ट इज लेस या डिक्लाइनिंग, तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ज्यादा कम रहेगा। But when my average cost is increasing, तो marginal cost double, it's more than my average cost. And when my average cost is minimum, तो marginal cost is equal to रहेगा या तो कट करेगा जब मेरा average cost क्या रहेगा, मिनिमम। क्या ये पॉइंट समझा गया? ऐसे 3 बार पढ़ लिया। अब आप बाद में कभी रिवीजन भी नहीं करोगे और पेपर में भी गए ना और तुमको पूछा कि बताओ बेटा रिलेशन क्या, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, अब आपको दिक्कत नहीं आएगा। तीसरी बार पढ़ो, अब देखो आप कितने होशियार, हर बार तुमको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। When average cost falls as a result of increase in output, output increase हो रहा है इसलिए क्या हो रहा है, average cost falls। marginal cost is less than average cost, वो नीचे था, फिर वो कट करने के बाद average cost बढ़ा। when average cost rises as a result of increase in output, marginal cost more than average cost। और ये क्यों बताया, which of the following is correct और incorrect भी पूछेंगे आपको, तो तब इसीलिए तीनों याद होने चाहिए, तो तुम वो आंसर को भी जस्टिस दे पाओगे। और तीसरा क्या, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मतलब वो ऐसे देते हैं, एमसी इज इक्वल टू एसी। अब बच्चा बोलता था क्या है, समझ में आ, हर मन से गालियां निकलते थे। तो सेम क्या है सर, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, कब, जब आपका एवरेज कॉस्ट क्या रहेगा, मिनिमम। या तो इन अदर वर्ड आपको बहुत आंसर रहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कब कट कर रहा है एवरेज कॉस्ट को, जब क्या था, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कर्व एट द मिनिमम पॉइंट, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपके हवाले छोड़ी थी, और मैं बहुत सही हूं कि मैंने वापस बता दिया, ऐसे मैं मानता हूँ। बाकी आप में से कोई होशियार रहेगा जिसने पढ़ा रहेगा उसको ऐसे ही समझा रहेगा जैसे मैंने बताया होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो भाई ऐसे समझना, बाकी कुछ नहीं। डन हो गया। क्या पॉइंट था, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन। बस अब एमसीक्यूज लेके ना एक आधा तो भी रहेगा ही रहेगा इसमें। ठीक है, चलो अब आते बेटा लॉन्ग रन। हमने कल क्या सीखा था, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में देखा था फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। सब देखा था, सबके कर्व देखे थे, सब चीजें समझी थी। अब हम आ रहे, और फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट एक वेरिएबल तो भी क्या होता है, कांस्टेंट। सब चीजें हम बदल सकते नहीं। शॉर्ट रन मतलब ये टाइम के बेसिस पे नहीं है, ये होता है कौन कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारे फिक्स है, जहां पे तुम सारे फैक्टर्स नहीं बदल सकते, एटलीस्ट एक कांस्टेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट रन। और जहां पे सारे के सारे फैक्टर बदल गए, बिल्डिंग भी बदल दिया, मशीनरी भी बदल दिया, सारे मतलब फिक्स फैक्टर भी आपने बदल दिए, तो उसे लॉन्ग रन कहा जाएगा। अब हम लॉन्ग रन के आएंगे कॉस्ट पे। अब एक एक पैरा पढ़ना है, आराम से समझना है, फुल दिमाग के सारे थॉट्स को साइड में रखो तो ये समझेगा। वैसे तो टेक्निकल है, क्यों इस चीज को पढ़ना है, लेकिन तुम्हारे मार्क्स बन जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा तुम्हारा बोलते ना पॉइंट ऑफ व्यू देखने का नजरिया, लेक्चर देखने के बाद बात पढ़ो ना। बहुत बच्चे ऐसे कर रहे, बैठते आते टाइम भी देते, घर पे जाके वापस पढ़ते। क्यों करना है भाई, तो सेल्फ स्टडी इधर ही कर लेना, खुद से पढ़। पहली बार तेरे को टाइम दे रहा हूँ, फुल फोकस रखो, इधर उधर के ख्यालों को हटा दो, आउटपुट बढ़ जाएगा मालिक। पढ़ो, पहला पैराग्राफ रीड करना शुरू करो, खुद से पढ़ो। पहले हम क्या देख रहे वो भी बता दो, क्या, लॉन्ग रन, लेकिन क्या नाम है, एवरेज कॉस्ट कर्व, पहले ही नाम दे दिया उन्होंने। और एवरेज कॉस्ट से मतलब समझ में आता है क्या, नहीं सर, एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, तो उसको मैं तो एवरेज बोलूंगा। उन्होंने लॉन्ग रन क्या बोला है, एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन क्या बोला है, एवरेज कॉस्ट, ऐसे नहीं बोला लॉन्ग रन फिक्स कॉस्ट, ऐसे ना लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, उन्होंने कहा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो शब्द से तो कुछ तो समझना चाहिए। अब देखो,
stated above, long run is a period of time during which firm can vary मतलब change all the input, unlike short run in which some input are fixed and other are variable. Unlike मतलब short run जैसा नहीं, उसमें कुछ फिक्स होते हैं कुछ वेरिएबल होते हैं, लॉन्ग रन में तो सबके सब क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे. ये तो समझ रहे हैं. In other words, whereas in the short run, firm is tied with given plant, एक ही plant रहेगा, एक ही मशीनरी रहेगा ऐसा. In long run, firm can build any size or scale of plant and therefore can move from one plant to another. कुछ नया नहीं बता रहे, वही समझा रहे कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लांट वगैरह को चेंज कर सकते हैं. आगे, it can acquire a big plant if it want to increase its output and small plant if it want to reduce its output. तो मतलब प्लांट वगैरह यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो बड़ा पार्ट है जो आप बोल सकते हो जो यूजुअली शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता. नाउ the long run being a which horizon, planning horizon, the firm plan ahead to build the most appropriate scale of plant to produce the future level of output. It should be kept in mind, ये आप अपने दिमाग में रखिए, that once the firm has built particular scale of plant, its production takes place in which run? Short run. Briefly, the firm actually operate in short run and plans for what? Long run. Long run cost of production is least possible cost of producing any given level of output when all individual factors are variable. A long run cost curve depicts the functional relationship between output and long run cost of production. तो ये functional relationship एक बार अंडरलाइन करो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन क्या है कि आउटपुट और क्या लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में रिलेशन बताते हैं. लेकिन एक पॉइंट है, लॉन्ग रन ना बनता ही शॉर्ट रन से. मतलब सर मैं आपको ना आगे के पॉइंट तो पढ़ेंगे हम ये क्या है, क्योंकि बहुत बार अगर कर्व रहे और वो बता दिए तो ज्यादा इजी हो जाता है. ये आपको कुछ दिख रहा है, ये देखो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ये चीज समझा के बताता हूं ताकि ना पूरा थियरी इजी हो जाए. यहाँ पे आपको जो कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, पहले तो वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है इन्होंने, एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, क्योंकि हम लॉन्ग रन क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज कॉस्ट. और एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, आउटपुट. अब देखना मेरा एक पीरियड है यहाँ पे सेट वन, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. शॉर्ट सेट का नाम क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये फर्स्ट है. फिर और एक पीरियड आ रहा है यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2, और फिर और एक सीन है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3. ये तीन कर्व समझे. इन तीनों के जब मैं बॉटम पॉइंट को कनेक्ट करता हूं तो मेरा जो एक कर्व बनता है उसे मैं क्या बोलूंगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. व्हाट इज लॉन्ग रन, लॉन्ग रन और कुछ नहीं, शॉर्ट रन के साथ मिड पॉइंट. अब तुम बोलोगे सर और अच्छे से समझा, ये तुमको समझा, लेकिन और तुम कॉन्फिडेंस के साथ इसे समझ पाओगे. देखो अब सपोज बेटा मुझे ए प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है मालिक. मेरे पास दो प्लांट है, एक सैक 1 का प्लांट है और एक सैक 2 का प्लांट है. कैसे सर, ये देखो ये जो है ये सैक 1 है और ये जो लाइन जा रहा है वो क्या है, सैक 2. तो मैं यहां पे भी ये प्रोडक्ट बना सकता और यहां पे भी ये प्रोडक्ट बना सकता. ठीक है. इवन प्रोडक्ट बी का भी सेम सीन है. प्रोडक्ट सी आप यहां पे भी बना सकते हो, यहां पे भी. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं. प्रोडक्ट डी आप इधर बना लो या फिर आगे किधर जाएगा तो इधर होगा इधर होगा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है. सीन क्या है, ये कॉस्ट है, ये वाई एक्सिस क्या बेटा, एवरेज कॉस्ट. सपोज यहां पे 10 रुपए है और यहाँ पे 25 रुपए, तो ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा. तो आप ये ए का प्रोडक्शन कौन सी यूनिट पे करोगे, एल पे कि एच पे, एल पे. तो आप फैक्ट 1 पे ही रहोगे. फिर आपने बी प्रोडक्ट बनाना था सपोज टू से, तो बी तो आप किधर भी बनाओ बोले चलेगा, वेदर सैक 1 पे रहो सैक 2 पे रहो, आपको कॉस्ट कितना लग रहा है, सेम लग रहा है. बोले मानते हो कि नहीं मानते. फिर आपको सी प्रोडक्ट बनाना था. आपके पास अगेन दो ऑप्शन है, एक सैक 1 तो है और एक सैक 2 बना हुआ है अभी अभी. आप के पे बनाओगे कि जे पे, वाई, क्योंकि के पे एटलीस्ट कॉस्ट क्या हो रहा है, कम. तो इन्होंने बट ऑब्वियस इस कर्व को छोड़ देंगे, इधर अगर बनाते रहते तो उनका कॉस्ट क्या होता, बढ़ जाता. इसलिए फॉर्म किधर शिफ्ट हो गया, सैक 2. बॉटम पॉइंट आ गया. फिर वैसे प्रोडक्शन डी है, वेदर तुम 2 पे बनाओ 3 पे बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर मैं ई बनाता तो ई तो इधर भी बनता और इधर भी, लेकिन मैं किस पे आ जाता, सैक 3 पे. अच्छा ये पॉइंट समझ रहे क्या, क्योंकि ऐसे भी सवाल पूछते. तुमको यहाँ पे एक पॉइंट देंगे सपोज सी और बोलेंगे जे पॉइंट की के पॉइंट, तो बोलोगे के. लॉजिक क्या है, कॉस्ट कम है, खत्म. इतना सा कंसेप्ट.
वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते, तुमको नाम भी देंगे, ऊपर बताएंगे सैक 1 है एंड वो ये प्रोडक्ट है, वो भी तुम गंगन है, छोड़ दो। ये होगा ऐसे, वो कोनो थियरी में उन्होंने बोला कि ओ ए प्रोडक्ट है और तुम्हारा सैक 1 पे ओएल है, ओएच है, तुम बोलोगे भाई ये कुछ अवगढ़ बाउंसर जा, लेकिन वो पूरे बताने के पीछे जितना मैंने अभी तुमको समझाया उतना ही लॉजिक। पॉइंट समझ में आया तुमको? ओके ना। और एक बात देखो, ये तो समझा सर, लेकिन इसके साइड में और एक सैक 1, सैक 2, सैक 2, सैक 3, 4, 5, 6, 7, इन सबके बॉटम को जब मैंने कनेक्ट किया तो ये मेरा क्या बना? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किसका कलेक्शन है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, इसीलिए बनता है। और एफ वाई बीकॉम या एस वाई बीकॉम में एज इट इज है मालिक, मतलब अभी पढ़ लो, ऐसा लिखना है। मेरे को डर लगता है कि बच्चे कैसे लिखेंगे बिना पढ़े, मतलब ये तुमको टेंशन नहीं आएगा, तुम एटलीस्ट लॉन्ग रन में लिख पाओगे कि वो कितना सिंपल है। अगर मैं बता रहा हूँ, वैसे रीड करने से कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अब तुमने देखो ना, हर किसी का बॉटम पकड़ा हुआ है। लॉजिक तुमको समझ गया वाई बॉटम, क्योंकि यहाँ पे तुम कॉस्ट को क्या रखना चाहते हो? मिनिमम, दैट्स ऑल। और इसीलिए इसको इन्वेलप कर्व या प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। एक एमसीक्यूज आता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को मिलेगा अपने को, मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे एमसीक्यूज, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर क्या इसके ऊपर नेक्स्ट पेज पे बहुत सारी बातें हैं। ये वाला क्या? हाँ ये देखो, इसमें एमसीक्यूज क्या आता है? वैसे बाकी तो वही चीज दी है। सीन देखो क्या है, इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑफन कॉल्ड एज क्या? प्लानिंग कर्व, बिकॉज इफ फर्म प्लान टू प्रोड्यूस एनी आउटपुट इन लॉन्ग रन बाय चूजिंग प्लान on long run average cost curve corresponding to given output. The long run average cost curve help to firm to choose the size of plant for production a specific output. मतलब ये क्या बोल रहे पता है? ये तुमको समझा क्या? लॉन्ग रन एवरेज कर्व क्या कर रहा है, एक बात पढ़ो। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हेल्प किसको हेल्प करेगा? फर्म को, इन द चॉइस ऑफ साइज ऑफ द प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक आउटपुट एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। मतलब सर इसको तुमको इस लाइन को बताओ, लॉन्ग रन तुम्हारा खत्म हो गया, बाकी ये जो है ना ओ क्यू इज द सैक 4 सैक, ये सब क्या बता रहे हैं? ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ये जो 2-3 पैराग्राफ है किधर कवर हुए देखो, ये ध्यान से देखना, किधर कवर हुए ध्यान से देखो। उन्होंने कहा ये जो सैक 1 है, जैसे कि ये वी वाला प्रोडक्ट है, ये तो इधर भी बन रहा था, ये जो है मैंने निकाला है सैक 3, इसमें सैक 2 भी आ रहा है और सैक 4 भी आ रहा है, तो मैं बनाऊं किधर? लेकिन सैक 3 पे। तो फर्म को हेल्प हुआ कि डिसीजन मेकिंग में कौन से प्लांट पे इसको चलाना है, अगर वो 2 में ही रहे, वो 3 में शिफ्ट हो या 4 पे लेके जाए, तो फर्म क्या करेगा? लीस्ट कॉस्ट पे उसे सिलेक्ट करेगा। इसलिए लीस्ट हर किसी का बॉटम कॉस्ट पे पकड़ा हुआ है फर्म। दैट्स ऑल, इधर ऊपर गए नहीं, कंसेप्ट समझ गए। इसे कौन सा कर्व कहते हैं? प्लानिंग कर्व या इन्वॉल्व कर्व भी है, वो भी एक वर्ड ढूंढो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, नहीं रहा तो फिर एमसीक्यूज में कर लेंगे। लेकिन ये वाली चीज, अब ये तुमको जो दिया है ना, ये सर अभी तुमने ये फिर पढ़ने का नहीं क्या, ये क्या सर करके ये दिया, इधर इधर तक तो पढ़ा है। इधर ये सैक वगैरह देखो, सैक का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, है ना? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज विच कर्व? अंडरलाइन करो, प्लांट कर्व, अंडरलाइन करो, ये भी एक एमसीक्यूज है। प्लांट कर्व देखो, आपके मॉड्यूल से बाहर एक भी चीज नहीं जाएगी, लेकिन जब तुम ये क्या एक बार मॉड्यूल कर लो, फिर इसके बाद एमसीक्यूज पे जाओ, तुमको पता है कि सीन सही है मालिक, कि डन है, कि ये दिमाग में पढ़ा था हमने, यही है, श्योर है। नहीं सीधा बिना ये पढ़े एमसीक्यूज पे जाओगे फिर लग जाएगी, फिर तुम बोले दिले लिहून गया काय है जाओ। शॉर्ट रन कॉस्ट को क्या बोला अपन ने? प्लान। इन शॉर्ट रन द फर्म कैन ऑपरेटिंग ऑन एनी शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, ठीक है, गिवन साइज ऑफ द प्लान। सपोज दैट, अब ये वही चीज है जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो ऊपर जाएगा, ये सिर्फ आपको एक बार रीड करना है, दिस इज होमवर्क करके, और तुमको पढ़ना है, वही चीज है, सिर्फ आप शांति से घर पे इसको लगाइए, वही बताएंगे कि कहाँ पे क्या प्रोडक्शन करना है, और इतना करना, कंसेप्ट वही है जो बता दिया, ये सिर्फ उसका ही उन्होंने बड़बड़ किया है। और इन्वॉल्व तो कौन से पॉइंट पे बेटा? नेक्स्ट पेज पे, यस, ये लास्ट पैरा ना, ओके, ये देखो, choosing the appropriate plan the decision level of output, the long run average cost curve, the long run average cost curve is also called as which curve? Envelope,
because it's develop or support family of short run average cost curve from below. इन्वॉल्व ना, ऐसे उसको इन्वॉल्व मतलब उसको सबको संभाल लेते हैं अपने में। पॉइंट समझ रहा है क्या? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्वॉल्व कर्व। ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वही चीज है, उन्होंने मतलब वो कर्व दे रहे, एक्सप्लेनेशन कर रहे, जितनी मैंने जितना बताया उतना इनफ एंड दैट इज द कंसेप्ट। क्लियर है मालिक? ये दो चीज है, यहाँ पे आता है कि लॉन्ग रन को क्या बोलते हैं। From the above figure depict long run average cost curve arrived on the basis of traditional economic analysis. It is flattened. Which shape बेटा? U shape. ये एक आता है कि long run average cost curve का shape क्या है, तो U shape करके, ठीक है? U shape डायरेक्ट दिया तो ठीक है। This types of curve could exist only when the state of technology remains क्या? Constant. तो ये एक चीज है। ये कब होगा? हम अज्यूम करेंगे assumption कि state of technology क्या रहनी चाहिए? Constant. आवाज आ रही है ना? कल के लेक्चर में 1 मिनट के लिए आवाज नहीं है, 1-2 मिनट के लिए। बट empirical evidence show modern firm face which shape L-shaped cost curve over a considerable quantity of output. The L-shaped long run cost curve implies that initially when the output increased due to increase in क्या? Size of plant, an associated variable factor per unit of cost fall rapidly due to economy of scale. Economy of scale मतलब क्या? कि जितना तुम ज्यादा प्रोडक्शन बनाओगे उतना तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा? कम। एग्जांपल देता हूँ, इनविटेशन कार्ड छापने जाते हैं तो हम बोलते 100 यूनिट छापने, वो बोलते 500 रुपए लगेंगे, 5 रुपए का एक इनविटेशन कार्ड। बोले साहब कमी कराना, वो बोलेगा 1000 रुपए लगेंगे, तुम 1000 बना लो, 1 रुपए में गिरे। बोले तुम जितना आउटपुट बढ़ाओगे उतना तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा? कम। ये कभी तुम गए रहेगे, कभी तुमने कभी एक्सपीरियंस किया रहेगा, तो ये कभी सुना सुना होगा, नहीं तो कभी भविष्य में जाओगे खुद के शादी के कार्ड बनाने तो समझ जाएगा। वही बोलेंगे साहब 1000 तो 1000 बना लो, तो तुमको ना हम नहीं जाएंगे। बोले हम क्यों जाए, हमारी शादी रहेगी। फोन करेंगे, ठीक है, ये तो व्हाट्सएप कर देंगे, गाड़ी नहीं छापेंगे। ठीक है, नीरज क्या करेगा बेटा? उसने इतने सपने सजा के रखे, सबको ढूंढ गया, तू बड़ा डिसाइड कर रहा है शादी करके, कितना चीज देखो, देख कैसे देख रहे। The long run average cost curve does not increase even after sufficiently large scale of output. It continue enjoy economy of scale. तुमको एक बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हो। यू शेप तो है, लेकिन ये याद रखो एल शेप वाला आंसर कब लिखना है। देखो, दिस टाइप ऑफ कर्व कुड ओनली एग्जिस्ट, कौन सा? यू शेप इन ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, बट empirical evidence shows that modern firm faces, लेकिन मॉडर्न फर्म की कुछ बात दी तो उन्होंने यू शेप नहीं, वो कौन सा शेप ले रहा है? एल शेप। मतलब ऐसे है क्या? ऐसे हो रहा है एल शेप। और ये क्यों? ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट के, ये ढोक लो, ये बोले कि मजाक मजाक में बोले भारी लग रहा है सर, ऐसा डिजाइन नहीं है वो। उन्होंने बोला है कि ये जो कॉस्ट है ये पहले ज्यादा था, कॉस्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा, कम हो रहा है, कम हो रहा है, एकदम कम हुआ, फिर क्या होने लगा? बढ़ने लगा। ये ऐसे कुछ तो मतलब है इसका। बोले सर इन्वॉल्व मस्त है, उसको ले रहा है, इससे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे नहीं। वो लॉन्ग रन में क्या हो रहा है? यू शेप मतलब पहले कम हो रहा है और बाद में बढ़ रहा है। उन्होंने बोला मॉडर्न बिजनेस इकोनॉमी ऑफ स्केल लेता, मतलब उसको क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट हमेशा रिड्यूस रहती और वो कभी भी नहीं बढ़ती, एंजॉय करता है इकोनॉमी ऑफ स्केल लॉन्ग टर्म। तो कॉस्ट जो रिड्यूस होती है ना, तो रिड्यूस होने के बाद वो ऐसे रह जाती, तो बढ़ती नहीं। तो कौन सा शेप हो गया? एल शेप, इसलिए उसको एल शेप बोलते। जो कॉस्ट बढ़ नहीं रही, अभी वो नीचे आया, रुक गया, अब वो इकोनॉमी ऑफ स्केल को एंजॉय कर रहा है, मतलब उसको बेनिफिट मिल ही रहा है, इसलिए उसे बोलते हैं एल शेप। और ये इंपॉर्टेंट था, शायद अगर मैं वो इसमें घुस्सा जार्गन्स में वो भी यानी वो यानी ये, तो फिर तुम सो जाते। लेकिन ये कंटेंट तुम तक नहीं पहुंचता, और ये पहुंचना जरूरी था। अब एक बार पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, तुमने नहीं भी पढ़ा, इतना याद रखा तो भी चलेगा, लेकिन इसके एमसीक्यू, इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे सब खत्म हो जाएगा। प्लांट कर्व किसे कहते हैं? शॉर्ट रन एवरेज कर्व, सैक कर्व। प्लानिंग और इन्वॉल्व कर्व किसे कहेंगे? लॉन्ग रन। ट्रेडिशनली या यूजुअली उसको क्या शेप है? यू शेप। लेकिन मॉडर्न बिजनेस रहेगा तो एल शेप में जाते हैं। और एल शेप में मतलब वो क्यों होता है, एल शेप क्यों होता है, ऐसे पूछेंगे। इकोनॉमी ऑफ स्केल, याद रखना। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या है? ये देखो, एल शेप क्यों होता है? क्योंकि इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्लांट साइज वगैरह, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा? फॉल ड्यू टू इकोनॉमी ऑफ स्केल। क्योंकि आपको ये रीजन पूछेंगे कि एल शेप होने का रीजन बताओ, क्योंकि तुम्हारा प्लांट साइज बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने कोई चेकर अपॉइंट किया, उसको बोला मैं आपको ना 5000 रुपया एक प्रोजेक्ट बेसिस पे देता हूँ एक सब्जेक्ट का। अब एक बंदा पेपर देने आया तो भी मेरे को 5000 ही देना है, तो मेरा कॉस्ट पर स्टूडेंट 5000 हो गया। लेकिन अगर मैं उसमें 100 बच्चों को बिठाऊं तो पर स्टूडेंट 50 रुपया होगा। मैं अगर 500 बच्चों के पेपर ले लूं, और उसमें कोई ऐसे नहीं कि कितने भी 1000 चेक करो, लिमिट नहीं था, बोले 5000 दे दो, जितने पेपर चेक करोगा, ठीक है।
अब मैं 500 बच्चों को बिठा रहा हूँ, पर स्टूडेंट कॉस्ट कितना हो, 1 रुपये, मतलब ये मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, 10 रुपया करके अगर 5 स्टूडेंट को, और 5,000 बच्चों को बैठाया तो 1 रुपया। तो पॉइंट क्या है कि सीन है कि मेरा जितना इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब क्या है कि जितना मैं प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ उतना मेरा पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये अज्यूम करेगा, हम एंजॉय करेगा लॉन्ग टर्म तक, और ये इसलिए एल शेप रहेगा। इतना समझा मालिक? ओके, तो एल शेप आया तो उधर पे डरना मत, यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल देखेंगे, लेकिन अब रह क्या जाता है ये तो खत्म करिए। प्लानिंग का वगैरह देख ले, इनिशियली फॉल होगा, इंक्रीज इन आउटपुट आफ्टर सर्टेन पॉइंट राइजेस मेकिंग बोट शेप। देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इनिशियली फॉल्स, मतलब पहले गिरा और बाद में क्या हुआ, वापस इंक्रीज हुआ, तो उससे बोट शेप भी यहाँ पे आया, अंडरलाइन करो। इतने सारे कितने याद रखे सर, अगर बोट शेप आया तो भी कर लेना बेटा है, लेकिन ठीक है ये आता नहीं जितना मैंने देखा हुआ है, इनवॉल्व और प्लानिंग कर्व आता है यूजुअली दोनों। ठीक है, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ यू शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये बार एक रीड करो, फटाफट रीड करो चलो, और खत्म हो जाएगा, तीसरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इसी के साथ। फिर आपके सिर्फ इकोनॉमी और डिस्ट्रीब्यूशन स्केल पूरा थियरी, इसमें लोड नहीं है। ये ना, तो एक रीजन पूछा जाएगा कि इसका यू शेप का किससे कनेक्शन लगा रहे हो, रिटर्न टू स्केल से। उन्होंने कहा इनिशियली इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, तुम्हारा कॉस्ट क्या हो रहा है, कम। फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो कुछ लेवल तक वो नीचे जा रहा है, और फिर तुम्हारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए ये यू शेप में जा रहा है। देखो यहाँ पे कि बट ऑब्वियसली ये एल यू शेप ही है, दिस शेप इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैज नथिंग टू डू विद द यू शेप सैक। तो कुछ लेना देना नहीं कि सैक का क्या चल रहा है, क्योंकि तुम बोलोगे सर क्योंकि सैक ऐसे होते हैं ना इसलिए ये भी ऐसे होता है, बोले नहीं, नथिंग टू डू, सैक से कुछ लेना देना नहीं इसका। इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर क्या बेटा, वेरिएबल। यू शेप लैग अराइज ड्यू टू, ये रीजन रहेगा कि यू शेप भी क्यों आया, तुमको पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, तो क्यों आ रहा है, ड्यू टू रिटर्न टू स्केल, ये इसका आंसर रहेगा। यू शेप क्यों आ रहा है, तुम बोलोगे ड्यू टू रिटर्न टू स्केल। कितने रिटर्न लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल याद आ रहा है, कौन सा, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग, अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छा है, यस ठीक है। एज डिस्कस अर्लियर हमने पढ़ लिया, व्हेन फॉर्म एक्सपांड रिटर्न टू स्केल क्या, इंक्रीज, आफ्टर रेंज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल द रिटर्न टू स्केल फाइनली क्या, डिक्रीज। ऑन द सेम लाइन लैग कर्व फर्स्ट डिक्लाइन देन फाइनली राइजेस, पहले वो गिरेगा और बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। Increasing return to scale fall in long run average cost, decreasing return to scale result in rise in क्या बेटा, long run average cost। ये एमसीक्यू आ सकता है, क्या आ सकता है पता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में लॉन्ग रन कॉस्ट को बढ़ेगा, फॉल होगा कि राइज होगा, तुम बोलोगे इंक्रीजिंग राइज, जय माता दी, एक मार्क्स, बोले इंक्रीजिंग है राइज होगा। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में तुम्हारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को फॉल, और डिक्रीजिंग रिटर्न में राइज, याद रखना इतना, ठीक है ना। Falling long run average cost and increasing economy of scale result from internal and external economies, और ये internal और external लास्ट में थियरी पार्ट पढ़ना है इसका। तो इधर से एक एमसीक्यू ढूंढ लिया, जितना बता रहा उतना करो बेटा, मॉड्यूल में देख देख के वहां पे कर लो, तो जितना रहेगा वो तुमको रीड करना, और रीड करना मतलब वही है जो मैंने बताया, सिर्फ वो भी है वो ये, तुमको फिर घर पे आराम से बैठने का, फिर खुद जब अच्छा मूड रहेगा तब लो, बोलना कभी नहीं रहता अच्छा मूड तो छोड़ना मत, तो कभी कभी लेके बैठना है करके, नहीं तो बस सर बोले तुमने बोला था अच्छा मूड तभी पढ़ना, और मूड ही नहीं हुआ हमारा पढ़ने का। लॉन्ग रन, फिर प्लानिंग का ये हो गया, अभी वही है ओ क्यू लैग कर्व नॉट टेंजेंट टू मिनिमम पॉइंट सैग कर्व, व्हेन द लैग कर्व इज डिक्लाइनिंग इट टेंजेंट टू फॉल इन पोर्शन, ये शॉर्ट रन कर्व, ये वही है कि भाई वो छोटे छोटे पॉइंट को ही अटैच करेगा नीचे जो भी है, फिर टेंजेंट वगैरह का ये देख लेने का एक बार, ठीक है। ये ओ एम सैक टू ओवी ये जो है ना ढोकलो, ये देखो ओ एम ओ एन ओ वी और ये सैक बताते रहेंगे, इसको कनेक्ट करना, बाकी खत्म हो गया, ठीक है।
तो तुम्हारा लॉन्ग रन भी डन। लॉन्ग रन क्या पड़ा? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या शेप होता है? यू शेप। किसकी वजह से होता है? रिटर्न टू स्केल। जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो लॉन्ग रन बढ़ेगा, कम होगा, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का प्राइस। खत्म बात, बहुत बहुत खत्म हो गया। अच्छा, शॉर्ट रन को क्या नाम है? प्लांट। ठीक है ना? ओके। और मॉडर्न टाइम में हम लोग, मॉडर्न टाइम आया, ठीक है, तो एल शेप है, ड्यू टू यहाँ पे उन्होंने रिटर्न टू स्केल बोले कि वो लॉन्ग टर्म रहेगा वगैरह वगैरह जो भी है, तो मॉडर्न का एक बार याद रखना। और ये पढ़ने के बाद अब तुम्हारे इस चैप्टर के एंड पॉइंट पे आ गए, और आई होप अब तुम्हारे एमसीक्यूज भी बन जाएंगे। इधर एमसीक्यूज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुमको अगर कॉन्फिडेंस लाना है, यूनिट 3 का नाम क्या है? थियोरी ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट 3 में प्रोडक्शन में ये अपन ने पहला प्रोडक्शन देखा, बाद में कॉस्ट फंक्शन देखा। प्रोडक्शन में हमने क्या देखा यूनिट 1 में? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे। फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही इनपुट होते हैं। अगर तुमको प्रोडक्शन फंक्शन चालू हुआ फिर यूनिट 1 में, जब कनेक्ट करो पूरे चैप्टर को प्रोडक्शन फंक्शन में, जैसे आपने देखा कि आपने फिर अभी चालू किया कि उधर हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट। जिसमें इनपुट तुम्हारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और आउटपुट डिपेंडेंट है किस पे? इनपुट पे। ठीक है ना? तो आउटपुट डिपेंडेंट था, वैसे चालू किया। फिर उन्होंने वापस बीच में आया लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। शॉर्ट रन पहले बताया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें आपको याद होगा तो 3 प्रोडक्ट दिए, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। वहां पे तुमने कर्व देखे और 3 स्टेजेस थे। यूजुअली कौन से स्टेज में बंदा काम करेगा? सेकेंड स्टेज। मतलब पूरे चैप्टर को ऐसे रिकॉर्ड करो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग से बढ़ेगा, है ना? मतलब अब भी हो रहा है लेटेस्ट, तो इसको भूलो मत, क्योंकि 5वां और पहला टाइम ही लगेगा। तुमको लगता है सिर्फ सेकंड भी ऐसे होना चाहिए, तो करो ना, है ना? तो होना चाहिए तो ढोकलो, तुमको रोज थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, तो नाउ ये हो गया। अब ये होने के बाद अपन लॉन्ग रन पे गए। लॉन्ग रन में हमने क्या देखा? रिटर्न टू स्केल। ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। और मेरे हिसाब से बस इसमें और ज्यादा कुछ था नहीं। फिर जैसे ही वो खत्म हुए फिर हम लोग आए कहाँ पे? कॉस्ट। कॉस्ट पे पहला तो एकदम वो बकवास ही लगता है, बोले क्या कि संक कॉस्ट यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट यानी इस पे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग में क्या बोला? एक्सप्लिसिट। इकोनॉमिक में बोला अकाउंटिंग प्लस इम्प्लिसिट, या एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। बोले एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। वैसे ही एक सोशल कॉस्ट आया, सोशल कॉस्ट भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। व्हाट इज सोशल कॉस्ट? की जो रास्ते खराब हो रहे, पॉल्यूशन हो रही, उसका भी तो एक भाई कॉस्ट कर रहे हैं हम लोग, कॉस्ट डिजर्व, मतलब उसके बिहाफ पे ये चीजें कर रहे हैं, तो कॉस्ट भी हमें कंसिडर करना चाहिए। तो ऐसे तुमने कॉस्ट, फिर कॉस्ट खत्म होने के बाद आया कॉस्ट फंक्शन। और कॉस्ट फंक्शन जब आया तब ये वाली कहानी चालू हुई। उन्होंने कहा शॉर्ट रन में कितने कॉस्ट हो गए, डायरेक्ट टेबल याद कर, फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल। तो फॉर्मूला बन गया फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। फिर उन्होंने कहा एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो टेबल याद आएगा तो कोई एकदम शांति वाली जिंदगी रहेगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट और क्वांटिटी जो भी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? 2 फॉर्मूले, एक तो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नहीं तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। मेरे को टेबल याद है इसमें बोल पा रहा हूँ बिना देखे, तुमको भी वो टेबल आंखों के सामने लाना पड़ेगा। हो सकता है मेरा एफिशिएंसी ज्यादा है, तुम्हें बहुत सालों से पढ़ा रहा, तुम्हारा एफिशिएंसी कम है, तुमने 2 ही बार पढ़ा, तो तुम अभी इमेजिन कर पाओ ये एक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन वो टेबल बार बार देखो तो तुम भी उतना कर पाओगे। अपने आप को कम मत समझो, सर को आ रहा, तुमको भी आएगा, लेकिन पढ़ो। एंड लास्ट था मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या सीन है कि तुम लोगों को एकदम सिंपल रखने का, टोटल कॉस्ट पे फोकस करने का, किधर का पूछा उसको उसमें, हाँ, पहले में से माइनस कर देने का, बराबर ना? नहीं, उसमें से पहले वाला माइनस करने का। उल्टा बोले नेगेटिव आता कभी कभी आंसर। तुम क्या करते? ये देखो एक बार किसमें से क्या माइनस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोले नेगेटिव आया तो भाई ढोकलो किसमें से क्या माइनस करते? वो जिसको निकालना है उसमें से पहले वाला माइनस करते। ये क्या है, समझा क्या तुमको? मैंने क्या बोले, क्या बोल रहे सर? 5वें यूनिट का तुमको मार्जिनल कॉस्ट पूछा? नहीं नहीं, वो नहीं, 5वें यूनिट का टोटल कॉस्ट तुमको मार्जिनल कॉस्ट पूछा। कौन से यूनिट का? 5वां। तो 5वें यूनिट का टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे 4थे यूनिट। हाँ, तो कैलकुलेटर में 5वां लिखने का, फिर 4था माइनस का। वो टीसीएन में कुछ नहीं भाई, वैसे याद नहीं आता फॉर्मूला, अपन भी देखते हैं माइनस करे। और वो इतने शाने रहते ना, नेगेटिव में आंसर देते। उनको पता है कि एग्जाम में पैनिक सिचुएशन देता, बच्चा क्या करता?
हाँ, चौथे में से पांचवा माइनस, आंसर 480 आएगा, एक पॉझिटिव्ह रहेगा एक नेगेटिव्ह रहेगा. फिर वो पूछेंगे सांग ना फक्त काय होतं ते. बोले मॅडम कॉपी नाही करते, फक्त विचारतोय पूर्णात काय मायनस करायचं. इसको क्या बोलते कि वो तेरे को तो समझ आया ना, ये तेरे को फॉर्मेट ऐसा नहीं रहे ऐसे कहते. तो बहुत मारे तुमको पढ़ने लगा हो, देखो रैंक लाएगा अभी देखना. अब पॉइंट रैंक आता है लेकिन वो टॉप करेगा, फिर अंडर एस्टिमेट मत करो. हाँ, इगोट नहीं करने का, सब करने का बेटा. अब देखो पॉइंट क्या है, तुमने ये सब पॉइंट देखे और अब हम आ चुके हैं ये वाले थियरी पे, दैट इज इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल. और चैप्टर डन हो जाएगा. इकोनॉमी वो शॉर्ट रन का सब मैंने बताया, और लॉन्ग रन में तो यही था, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और अभी देखा है. इकोनॉमी और डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है. इकोनॉमी ऑफ स्केल में आप देखोगे कि क्या क्या अच्छी बात है. इंटरनल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी देखना, पहले चैप्टर को समझ लो. इंटरनल इकोनॉमी में उन्होंने कहा अच्छी बात है क्या है, टेक्निकल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी दोनों बोला है कि अगर तुम एडवांस लेवल पे तुमने टेक्नोलॉजी ले लिया तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, कंप्यूटर के पास अच्छा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं हो, तुम्हारे लिए वो क्या हो जाएगा, डिस इकोनॉमी. फायदा हुआ तो इकोनॉमी, नुकसान हुआ तो डिस इकोनॉमी. फिर दूसरा बोले मार्जिनल इकोनॉमी एंड मैनेजरियल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी. मैनेजर मतलब अगर तुम्हारा अच्छा है, सुंदर पिचाई जैसा बंदा मिल गया, अच्छा काम कर रहा है, जितना घंटे बोला उससे डबल खुद का समझ के काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को इससे इधर लेवल जा रहा है, इकोनॉमी. लेकिन मैनेजमेंट में झगड़े हो रहे हैं, एकदम थ्योरेटिकल है, और वो तुमको गड्ढे में घुसा रहा, तो डिस इकोनॉमी हो गया तुम्हारा. वैसे अंदर पढ़ेंगे नाउ. ये नेक्स्ट कमर्शियल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी. 2 मिनट. फिर फाइनेंशियल इकोनॉमी डिस इकोनॉमी में अपना इंटरेस्ट रेट वगैरह आएगा. रिस्क बेयरिंग इकोनॉमी डिस इकोनॉमी कितने पॉइंट है, 5-6 हो गए. फिर ये इंटरनल हो गया. इंटरनल में 5-6 जो भी थे, कितने 5-6 ना इंटरनल में 5. और एक्सटर्नल में देखना है कि चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ स्किल लेबर, ग्रोथ एंड एंसिलरी इंडस्ट्री, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी. कि अगर आप जिस कंट्री में वहां पर रोड अच्छे है ना, सुविधाएं अच्छी, तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा. किसी बड़े इंसान ने कहा था कि इलॉन मस्क इसीलिए इलॉन मस्क क्योंकि अमेरिका में पैदा हुआ, अगर भारत में होता तो उसके हुनर को दबा दिया जाता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं. बहुत बड़े बंदे का स्टेटमेंट है कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति उधर ही क्यों पैदा हुए या उधर से ही क्यों बनते, क्योंकि शायद वहां पे उनको वो पोषक वातावरण है, और यहाँ पे अगर आगे जाता है बंदा पीछे खींचता है. तो पॉइंट क्या है सर मालिक, मतलब ये बहुत एक्सेप्शन भी होगा इसको, लेकिन ये एक कही सुनी बात है. लेकिन पॉइंट क्या सर, ये तुम्हारा एक्सटर्नल है, तुम्हारा इंटरनल तुम्हें तो बहुत हुनर है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा तो क्या करो. तो पॉइंट ये है कि तुम्हारा कुछ कुछ चीजें इंटरनली सब सही है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का वहां पे इंपैक्ट होता है, और ऐसे इस चीज को पढ़ना है. फिर इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन, तुम्हारा ये यूनिट यहाँ पे डन हो जाएगा. तो एक्सटर्नल से हम पढ़ना चालू करेंगे, है ना, ताकि इसलिए मैंने ये चालू किया. 2 मिनट का तुमको ब्रेक दूंगा, ऑनलाइन वालों आप भी ले लो, ठीक है ना. 37 का ही हुआ है. और हाँ मेरे को ही पता, मैं 2:30 क्या फिर कल करना पड़ेगा. ठीक है, 7 मिनट बाकी है क्या. हाँ, तो ऑनलाइन वाले इतना इतना तो समझा ना. मैं ये वाला घर पे नहीं पढ़ने को दूंगा, मेरे को कहा तुम घर पे पढ़ोगे नहीं, मैं पढ़ाऊंगा कल ये, ठीक है ना. कल देखते हैं कल का शेड्यूल क्या है, लेकिन ये अच्छे से करना. ओके एवरीवन, इतना इसके एमसीक्यूज अगर नहीं किए कोई टेंशन नहीं, साल में 2 अटेम्प्ट आते बिल्कुल होंगे. मई में पढ़ेंगे एकदम निवांत, कहीं नहीं, है ना. ठीक है, टेंशन न लो, लेकिन 2 किलो. चलो बाय.